हम समाज को जोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम समाज को जोड़ने वाले लोग हैं, हम समाज को दिशा देने वाले लोग हैं। देख रहे हैं आज बिहार में क्या हुआ, उन्माद फैलाकर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वैसी परिस्थिति में हम समझते हैं कि अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज का और दायित्व बढ़ जाता है। थे साधारण परिवार में पैदा लेने वाले पूजनीय हरिद्वार साहब जब विश्व का एक सबसे बड़ा मजबूत संगठन खड़ा कर सकते हैं तो डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ वह समाज के बहुत मजबूत स्तंभ खड़ा है, जो बुद्धिजीवी है, समाज के लिए सोचता है। हम समझते समाज को दिशा देने का काम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी उनका संगठन करेगा। काराकाट में सबसे ज्यादा कम वोट ब्राह्मणों का है, नहीं जानते तो जान लीजिए। राजस्व राज को अगर टिकट मिलता है तो ब्राह्मण का जात का वहां वोट इसलिए नहीं मिलता है। राजस्व राज एक आपके आशीर्वाद से समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी का और समाज के लिए काम करता है, इसलिए पार्टी टिकट स्वराज को देती। अल्पमत में रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हमेशा मुख्यमंत्री बनाया। क्या कलेक्टर एक मुख्यमंत्री का पितदानी उठाकर धोता हो जिस राज्य में? अब इससे बड़ा जंगल राज क्या हो सकता है साहब? नमस्कार। कहा जाता है कि भारत में जाति के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान होती है और सत्ता में जो हिस्सेदारी भी मिलती है वो जातीय आधार पर मिलती है। इसीलिए जातीय मजबूती को लेकर अनेक संगठन बनाए गए हैं भारत में और उसी संगठन के माध्यम से लोग सत्ता में हिस्सेदारी की मांग करते हैं। लोग अपने जातीय जो व्यवस्था है उसको मजबूत करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह का एक संगठन है अखिल भारतीय संगठन, जो ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन गाहे वगाहे इस संगठन में जिस तरह से विचारधारा पनपती है और जिस तरह से कार्य किए जाते हैं वो न केवल इस समाज बल्कि उस संगठन के लिए भी खतरा पैदा हो जाता है उससे। और इसी तरह का कार्य अभी रोहतास जिले में चल रहा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का जो रोहतास जिला इकाई है, उस इकाई में बहुत दिनों से खींचतान की स्थिति बनी हुई है और उसका प्रभाव इस संगठन पर पड़ रहा है। न केवल उसके संगठन बल्कि इस समाज पर भी देखा जा रहा है। हमारे साथ अभी काराकाट के पूर्व विधायक राजेश्वर राज जी हैं, जो इस तरह के कार्यों में काफ़ी एक्टिव रहते हैं और इनके बातों को लोग सम्मान भी देते हैं, उसे तरजीह भी देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब कोई इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो इनके द्वारा उसमें उसे पटरी पलाने का कार्य भी किया जाता है। सर, अभी जिस तरह से रोहतास जिला में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का जो इकाई है उसमें जो जिस तरह से खींचतान की समस्या बनी हुई है उसका समाधान कैसे किया जा सकता है? जी नमस्कार। सबसे पहले हम अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा को अपने हृदय से साधुवाद देंगे, धन्यवाद देंगे। यह समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए जो ब्राह्मण सदियों से हमारा समाज कभी जाति आधारित नहीं रहा है, हम हमेशा वर्ण के आधार पर हमारा समाज बटा है और ब्राह्मण हमेशा सनातन संस्कृति की संरक्षण के लिए काम किया है, चाहे गौ की संरक्षण हो या हमारी गायत्री का संरक्षण हो, भारत माता की संरक्षण हो। हम उदाहरण है, बहुत कम उम्र में हमारे आदि शंकराचार्य ने घर द्वार परित्याग करके, जब भारत में बिल्कुल भयावह स्थिति बनी हुई थी, आडंबर पैदा हुआ था देश में, देश को तोड़ने की साजिश चल रही थी, उस समय आगे आकर देश को संरक्षण करने का काम किया। तो कौन क्या करता है? हम समझते हैं कि अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज को इस पर ध्यान नहीं देते हुए जो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज जो सकारात्मक सोच को लेकर आगे बढ़ रही है, हम उसकी सराहना करते हैं और आगे बढ़ना चाहिए। हम समाज को जोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम समाज को जोड़ने वाले लोग हैं, हम समाज को दिशा देने वाले लोग हैं। समाज 4 वर्ण है, जो हमारा शरीर में भी वो 4 वर्ण है, कमर से ऊपर 2 वर्ण है। जो ज्ञान देने का काम करता है वो ब्राह्मण है, जो समाज की रक्षा करता है वो क्षत्रिय है, जिस पर हमारा पूरा, और कमर के नीचे शरीर में 2 वर्ण है, वैश्य और शूद्र, जिस पर हमारा समाज टिका हुआ है वो हमारा वैश्य है, और जिस पर पूरी समाज इस पर टिकी है वो हम इसको शूद्र बोलते हैं। तो हमारा शरीर में भी 4 वर्ण है। तो उसी तरह हमारा जो ब्राह्मण समाज, अखिल भारतीय ब्राह्मण जो हमारा सभा है, उस समाज को जोड़कर आगे बढ़ने की आज जो कोशिश कर रहा है हम उसकी सराहना करते हैं। और कौन क्या करता है हम उसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। आज देश की भी आवश्यकता है, जब आज भारत फिर एक बार विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है, जब देश के हिंदुओं में जागरण हो रहा है। हम सनातन संस्कृति, जो भी हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है, चाहे वो किसी काम में लगे हुए लोग। तो हमारा हिंदू जो हमारा अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज भी उसी ओर आगे काम कर रहा है। हमारा काम समाज को संगठित करना है, भारत को परम भूमि पर पहुंचाना है। आज देश जिस तरीके से हमारा आगे बढ़ रहा है और देश को एक जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, देख रहे हैं आज बिहार में क्या हुआ, उन्माद फैलाकर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वैसी परिस्थिति में हम समझते हैं कि अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज का और दायित्व बढ़ जाता है।
हम समाज की चिंता नहीं करेंगे कौन करता, उस भाई को भी जोड़ने का काम करेंगे और समाज को एक सूत्र में पिरोकर। एक चीज़ यहाँ रोकना चाहेंगे, चूंकि जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं, जो कल्पना कर रहे हैं, शायद रोहतास जिला में वो होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी यहाँ पर आप कुछ दिन पहले देखेंगे तो दो जिलाध्यक्ष की भूमिका सामने आई। यहाँ पर खींचतान हुई, पार्टी इकाई का जो गठन हुआ, जो संगठन का गठन हुआ प्रखंड लेवल पर, उसमें भी बड़े बड़े पैमाने पर खींचतान की बात सामने आई। आखिर ये बिखराव नहीं है तो क्या है? वैसा हमने पहले ही कहा कि हमें इसकी चिंता नहीं करनी है, हमें अपना सकारात्मक सोच के साथ समाज को जोड़कर आगे बढ़ना, हमें किसी की आलोचना नहीं करनी। हम आलोचना में जाएंगे तो नहीं समाज संगठित होगा। मैं याद दिलाता अपने पूजनीय संचालक हेडगेवार साहब का, जब कांग्रेस की तूती बोलती थी, कांग्रेस एक बहुत बड़ी संस्था थी, देश की आज़ादी की लड़ाई का एक था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस उस लड़ाई से, जिस उद्देश्यों से कांग्रेस का गठन हुआ था, जब कांग्रेस विमुख हुई, तो याद कीजिए 1925 में मात्र 5 लोगों को लेकर हिंदू समाज को संगठित करने के लिए हमारे पूजनीय संचालक जी डॉक्टर हेडगेवार साहब ने संगठन बनाने का काम किया और विश्व का सबसे बड़ा संगठन बनाया। उस समय हंसी के पात्र थे, लोग हंसते थे। साधारण परिवार में पैदा लेने वाले पूजनीय हेडगेवार साहब जब विश्व का एक सबसे बड़ा मजबूत संगठन खड़ा कर सकते हैं, तो डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ वह समाज के बहुत मजबूत स्तंभ खड़ा है, जो बुद्धिजीवी है, समाज के लिए सोचता है। हम समझते समाज को दिशा देने का काम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी उनका संगठन करेगा। क्यों उसकी चिंता करते कि उनके, वो हमारा परिवार है, भाई है, अगर विमुख है उसको जोड़ने का काम करेंगे। हम सकारात्मक सोच के साथ उसको साथ लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे, निश्चित तो हमारे साथ आगे आएगा। जिनके द्वारा कुछ इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? मैंने तो बार बार कह रहा हूं कि हमारा सबका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारा समाज संगठित हो। हम सब लोग किसके लिए करते हैं संगठन? किसके लिए? क्या अपने लिए कि राष्ट्र के लिए? हम जिनको पूजते हैं, आद्य शंकराचार्य जी को, उन्होंने 16 साल की उम्र में घर किसके लिए त्याग दिया? घर परिवार सब कुछ त्यागा, इस राष्ट्र के लिए त्यागा, और आज पूजनीय हुए। इस देश में पूजनीय, आपने कहा एक बात कि जात के नाम पर लोग पूजे जाते हैं, जरा बता दीजिए भारतवर्ष में कौन जात के नाम पर पूजनीय हुआ? क्या कभी जिसने भी तुम हमें खून दो हम तुम्हें रोजी रोटी मकान देंगे, कोई नारा दिया क्या? आज देश में वही पूजनीय हो जिन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। जो राष्ट्र के लिए समर्पित रहा वही आज भारतवर्ष में पूजनीय है और आगे भी रहेगा भाई साहब। इसलिए हमारा काम हमेशा, चाहे हम कोई हों, हमारा काम हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, हमारा समाज को जोड़ने का होना चाहिए। हम समाज को दिशा देने वाले लोग हैं यदि हम ब्राह्मण करते हैं। जिसके पास ज्ञान है वो ब्राह्मण है, चाहे किसी जात के पैदा लिया हो लोग, जिसके पास बुद्धि हो ब्राह्मण है। हिंदुस्तान का रहने वाला हर नागरिक हिंदू है। तो इसलिए जो लोग भी इस तरह का काम करते हैं, हम सबसे निवेदन करें कि हम सबका काम एक है, हम समाज को संगठित करें। आज हमारी भारत या हमारा राज्य पुनः एक बार जिस साजिश का शिकार करने की कोशिश की जा रही, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर एक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है, वैसे समय में हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज का और दायित्व बढ़ जाता है। और हम समाज के सभी लोगों को एक साथ एक सूत्र में पिरोकर चलें। तो जब हम अपने भाई को ही साथ नहीं लेकर चल सकते तो समाज को कैसे लेकर चलेंगे भाई? हम जिस उद्देश्यों को लेकर चलें, पूर्ति हमारी कैसे होगी? तो हम सबको एक साथ लेकर चले, यही हमारा आग्रह होगा। अच्छा जी, जिस वर्ण व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, जो शास्त्रों में वर्णित है, वो राजतांत्रिक व्यवस्था के तहत वो मान्य था। लेकिन क्या अभी जब काराकाट में किसी प्रत्याशी को जब टिकट देना होता है, उस समय देखा जाता है कि किस जाति के लोग वहाँ ज़्यादा हैं? उपेंद्र कुशवाहा आते हैं, कुशवाहा जाति के आधार पर उन्हें टिकट दिया जाता है। क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार में जातीय आधार पर राजनीतिक स्थिति भी तय होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। काराकाट क्षेत्र में कितने ब्राह्मणों का वोट है, कभी आपने गणना किया है क्या? काराकाट में सबसे ज़्यादा कम वोट ब्राह्मणों का है। नहीं जानते तो जान लीजिए। राजस्व राज को अगर टिकट मिलता है तो ब्राह्मण का जात का वहाँ वोट इसलिए नहीं मिलता है। राजस्व राज एक आपके आशीर्वाद से समर्पित कार्य करता है, पार्टी का और समाज के लिए काम करता है, इसलिए पार्टी टिकट राजस्व राज को देती है। जात आधार पर टिकट कितने कुशवाहा हमारे काराकाट क्षेत्र में है जिनको उपेंद्र जी मिलता है? अगर हम जोड़ेंगे तो सबसे ज़्यादा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहाँ अति पिछड़ा समाज का वोट सबसे ज़्यादा नहीं होगा, जोड़ देंगे एक साथ तो हिसाब से टिकट पार्टी हर जगह प्रतिनिधित्व देती है कि जात के नाम पर अमुक सीट से हम अमुक जात को लड़ाएंगे, अमुक सीट से अमुक जात को लड़ाएंगे, ताकि समाज का सभी वर्ग के लोगों को हम जोड़ सकें। कहीं से कुशवाहा लड़ते हैं तो कहीं से ब्राह्मण लड़ते हैं, तो कहीं से अनुसूचित जाति के लड़ते हैं, कहीं से अति पिछड़ा वर्ग के लोग लड़ते हैं। यह समाज को जोड़ने का एक तरीका है, नहीं कि जात के नाम, जाति बाहुल्य इसलिए जवान दिया जाता है, ऐसा नहीं है। तो फिर बिहार में जातीय जनगणना की जो बात आ रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने कहा कि हम जातीय जनगणना के विरोधी नहीं है, हम जातीय जनगणना के विरोध करने वाले लोग नहीं हैं। हमने तो कहा कि हम लोग उसके हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं। आज जो भी योजनाएं देश में चल रही हैं भारत सरकार के द्वारा, जरा बता दीजिए कौन किस जात के लिए नहीं है? किसी जात का भी गरीब हो, किसी धर्म को मानने वाले लोग हों, किसी संप्रदाय के मानने वाले लोग हों, कौन योजना है जिसका लाभ नहीं मिल रहा है भाई?
कौन ऐसा घर है भारत में जिसके घर में कोई ना कोई योजना का लाभ नहीं पहुंचा हो किसी घर में? तो हम लोग तो उसको मानने वाले लोग हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ठीक है, आप आपका जो तर्क है पार्टी लाइन पर, आप जो लेकिन बिहार में जो स्थिति है, बिहार में जो ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण हम कहते हैं कि हम सांस्कृतिक संस्कृति के पोषक ब्राह्मण मानता है। हम गौ की रक्षा करने वाले हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ही गौ की रक्षा की लड़ाई लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी ही गीता की रक्षा की लड़ाई लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी भागवा लेकर, भागवा भारतीय जनता पार्टी का है क्या? भागवा हमारा सनातन संस्कृति का प्रतीक है साहब। मंदिरों में, मठों पर किसका ध्वज होता है? भगवान श्री कृष्ण के रथ पर किसका ध्वज था? भगवान सूर्य जब निकलते हैं तो उसका किरण कैसा होता है? जब हम अग्नि में आहुति देते हैं तो उसका रथ कैसा होता है? अब इस भगवा ध्वज को आप मान लिया कि भाजपा का ही जबरदस्ती थोप रहा है तो अलग बात है। गौ हम सबको माता मानते हैं, गौ से बड़ा कोई तो नहीं है। गौ हमें ऑक्सीजन, गौ से जितना लाभ मिलता है हमारे सबको, समाज हमको, कई रोग हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। और अब उसको नहीं माने, अब गौ भाजपा को ही रक्षा के लिए बगैर बढ़ रही है, तो आप कहें कि हम उसी सिद्धांत पर चलते हैं। यह हमारा सनातन संस्कृति है। आदि शंकराचार्य जी, जिनको आप मानते हैं, ब्राह्मण ही मानते हैं अगर हैं, तो आदि शंकराचार्य जी ने किसको माना था? आदि शंकराचार्य ने अपना घर क्यों परित्याग किया था? पूरे भारत की प्रदक्षिणा उन्होंने इतने कम उम्र में क्यों की थी? 30 साल में वो लोग त्याग दिए, लेकिन 30 साल की उम्र में भारत को जोड़ने का काम किया आदि शंकराचार्य जी ने, ब्राह्मण होते हुए भी। तो हम तो हमेशा जोड़ने वाले लोग हैं भाई साहब। अच्छा, जब एक फॉर्म जो भरा जाता है उस समय भी जाति की उल्लेख की जाती है, जाति आधार पर यहाँ पर आरक्षण की बात की जाती है। एक सामान्य वर्ग का अगर कोई लड़का है, परीक्षा देता है, उसको अगर 75 नंबर आते हैं, किसी को 45 नंबर आते हैं जो अनुसूचित जाति से संबंध रखता है, अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो क्या एक सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं उनमें जातीय बोध नहीं आएगा? क्या वो अपने आप को हीन भावना से, उसके अंदर में हीनता नहीं आएगी? हीन भावना नहीं आनी चाहिए। आज हम कहते हैं कि आरक्षण व्यवस्था क्यों लागू हुई? एक परिवार में हम 4 भाई हैं, 2 भाई कहीं ना कहीं उसकी कुशाग्र बुद्धि हुई, तेज हुआ, आगे निकल गया, 2 भाई हमारा किसी ना किसी कारण से पीछे रह गया। तो हम क्या, हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक उस 2 बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था नहीं करते क्या? तो आज वही व्यवस्था है कि अगर हमारा परिवार, हमारा भाई कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से पिछड़ गया है तो उसको भी आगे लाने के लिए, हम अपने बराबरी में लाने के लिए एक प्रयास है सरकार के द्वारा। समान वर्ग के लोग पिछड़े नहीं माने जा रहे हैं भाई, उनका स्थिति ठीक ठाक है। सामान्य वर्ग के लिए भी तो अभी 10% आरक्षण मोदी जी ने देने का काम किया। आज यदि सामान्य वर्ग के भी, गरीब वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का काम किया मोदी जी ने। क्या सामान्य वर्ग के लोगों को आज प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है क्या? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बिजली योजना के लाभ नहीं मिल रहा है क्या? क्या जो हमारी अन्य योजना, अन्नपूर्णा योजना चल रही है उसका लाभ नहीं मिल रहा है क्या? क्या गाँव में बिजली पहुँच रही लाभ नहीं मिल रहा है क्या? क्या गैस के कनेक्शन पहुँचा लाभ नहीं मिल रहा है क्या? क्या पंडित दीनदयाल ज्योति योजना का लाभ उनको नहीं मिल रहा है क्या? वही हमने कहा ना कि समाज का कोई वर्ग ऐसा बता दीजिए जिसको जो योजनाएं चल रही है, क्या जात धर्म छांट कर क्या बताया जा रहा है? समाज के जो भी हमारे गरीब तबके के लोग, जो भी वंचित लोग हैं, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का हमारा जो सोच था, अंत्योदय, अंतिम पौधान पर बैठे व्यक्ति का उदय, आज उस सोच पर हमारी सरकार चल, अटल जी की सरकार हो। अब जरा बता दीजिए, कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा देती रही, कभी गरीबों को बीच अनाज बांटा गया क्या? अनाज गोदामों में सड़ता रहा। कब बांटा गया? जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच की सरकार बनी, तब उस समय अंत्योदय और अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हुई, याद कीजिए आप। और आज फिर वही सबका साथ सबका विकास का जितनी योजनाएं बनी हैं, चाहे जनधन खाता हो या जितनी योजनाएं आप देख लीजिए, सब समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए बनी है। कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा जात, कोई ऐसा समाज, किसान है, आज किसान के खाते में अगर जा रहा है हमारा किसान निधि का लाभ, तो जात छाट के जा रहा है क्या? क्या हमारे उसमें सामान्य वर्ग के लोगों के खाते में नहीं जा रहा क्या? तो ऐसा कौन का काम है जो सामान्य वर्ग के लोगों के लिए नहीं है भाई? सबके लिए जा रहा है भैया। चलिए ठीक है, आप जो तर्क दे रहे हैं आप भी समझ रहे हैं कि उसका मतलब क्या है, लेकिन बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुए हैं उस पर मेरा सीधा सवाल है। नीतीश कुमार का कहना है कि हम एनडीए के साथ, खासकर भाजपा के साथ हम घुटन महसूस कर रहे थे, ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी गई थी जिस कारण से हमें अलग होना पड़ा। जो कह रहे हैं उसमें कितना सच्चाई? अब आप खुद निर्णय कर सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी बिहार में 74 सीट लाई और मात्र 43 सीट जनता दल को मिला, और आज से नहीं 2005 से अल्पमत में रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हमेशा मुख्यमंत्री बनाया। आतंक राज, जंगल राज, गुंडा राज के खिलाफ बिहार को मुक्ति के लिए, बिहार के विकास के लिए, सबका साथ सबका विकास के लिए हमने अपनी सब कुछ भावनाओं को तिलांजलि देकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया ताकि बिहार विकास के पटरी पर आगे चले। और उसके बाद भी अगर वो असहज महसूस कर रहे थे तो वह किस बात का असहज महसूस कर रहे थे आप? हम 74 जीतते हैं, हम 43 पर आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं। हमने आपको सब कुछ बिहार को छोड़ दिया बिहार को चलाने के लिए।
हमारे मंत्री आपसे नहीं मिल पाते थे, अपनी बात नहीं कह पा सकते थे। आज विकास की योजनाओं को लागू कराने के लिए जो हमारे मंत्री आपसे बात करना चाहते थे, आप सुनते नहीं थे। फिर भी हम असहज स्थिति में भी आपको सम्मान करके मुख्यमंत्री माने हुए थे। 2005 और 2010 की बात उन्होंने हमेशा दोहरा रहे हैं। वो विधानसभा में भाषण के दौरान भी उन्होंने कहा कि 2005 का देख लिया जाए रिजल्ट, 2010 का देख लिया जाए, केवल 2020 पर ही चर्चा नहीं होना चाहिए। 2005 में जो स्थिति थी, 2010 में, 2014 में जो स्थिति रही, उस पर भी वो बात कर रहे हैं कि उसको भी ध्यान दिया जाए। क्या लग रहा है केवल 2020 के आधार पर उनके उपलब्धियों को आंका जाएगा? नहीं, 2005 में भी हम उनके साथ थे। कितने सीटें थी आपसे भाजपा से ज्यादा थी या कम थी? 2005 में भी हम उनके साथ थे। और हम आज की बात करेंगे ना, 2005 में भी हम मजबूती के साथ रहे। बीच में भी जब वो छोड़ कर गए, तो जिन भ्रष्टाचार के मुद्दों पर उन्होंने तेजस्वी जी को छोड़ा था, क्या वो भ्रष्टाचार के मुद्दे समाप्त हो गए? क्या तेजस्वी जी उन भ्रष्टाचार के मुद्दे से मुक्त हो गए? क्या तेजस्वी जी पाक साफ साबित हो गए? जब जिन भ्रष्टाचार के मुद्दों पर साहब आपने तेजस्वी जी को छोड़ा, फिर आप वहीं बिहार को ले जाना चाहते हैं भाई? और तेजस्वी जी का बयान नहीं देख रहे हैं? ठंडा कर देंगे, ठीक कर देंगे, केंद्र के लोग बचाने नहीं आएंगे। ये सब क्या शब्द है भाई? सीबीआई और आईडी के लोगों के लड़के परिवार नहीं है क्या? बिहार में नहीं रहेंगे क्या जानना चाहते हैं भाई? आप जिसको चाहेंगे वही बिहार में रहेगा, आप जिसको चाहेंगे वही राजनीति करेगा बिहार में। बिहार को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये बिहार की जनता भी देख रही है। आज एक बयान आया है, मुरारी प्रसाद गौतम जो पंचायती राज मंत्री हैं, उनका बयान आया है कि बिहार में कभी जंगल राज था ही नहीं। भाजपा एक हवा बनाकर लोगों को एक तरह से डराने का काम कर रही है। कभी बिहार में जंगल राज था ही नहीं। आज का स्टेटमेंट है, क्या कहेंगे? या आप तो खुद महसूस कीजिए कि यहीं डीएफओ संजय की हत्या हुई, क्या हुआ? खुद महसूस कीजिए कि शाम को 5 बजे के बाद दुकानें खुली रहती थी क्या बिहार के? घर का कोई परिवार, आपका बाल बच्चा भी बाहर निकलता था तो क्या आप चैन से बैठते थे क्या जब तक वो घर वापस नहीं आ जाता? क्या हमारी बिहार में बेटियां बच्चियां जब बाहर जाती थी क्या हम निश्चिंत बैठते थे? क्या मुख्यमंत्री आवास में किडनैपिंग करके मुख्यमंत्री आवास में फिरौती की बात होती थी कि नहीं होती थी? क्या कोई अधिकारी चैन से था? क्या कलेक्टर एक मुख्यमंत्री का पितदानी उठाकर धोता हो जिस राज्य में? अब इससे बड़ा जंगल राज क्या हो सकता है साहब? कोई व्यवसाय स्वतंत्र व्यवसाय नहीं कर सकता हो? बिहार में कहीं कोई सड़कें नहीं नाम की चीज नहीं थी। बिजली 1 घंटा तो छोड़ दीजिए, बिजली देखना लोग मुश्किल हो गया था कि बिजली भी कभी आएगी हमारे राज्य में। जंगल राज का मतलब क्या होता है? आतंक राज का मतलब क्या होता है? आप खुद सोच सकते हैं। जब गौतम जी बोल रहे हैं, गौतम जी भूल गए शायद उन दिनों को कि चनारी में क्या था, रास्ता भी नहीं था। गौतम जी उन दोनों को भूल गए, बातें नरसंहार भूल गए गौतम जी। आज कई नरसंहारों में हमारे दलित भाइयों की हत्याएं हुई, कई भर में अनुसूचित बहनों की हमारी बलात्कार हुई, वो भूल गए। गौतम जी को याद करना चाहिए उन बातों को। और भारतीय जनता पार्टी मजबूत इरादे के साथ जब आप बिहार में आई, बिहार में परिवर्तन हुआ। और आज भी भारतीय जनता पार्टी जो ये लोग चाहते हैं गुंडा राज लाना, भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित है बिहार के विकास के लिए, बिहार के आम लोगों की अमन चैन के लिए। जो ये चाहते हैं बिहार में कभी गुंडा राज नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सत्ता के लिए लोलुप नहीं है, सत्ता के लिए भूखा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बिहार के विकास के लिए लड़ेगा, बिहार की आबरू के लिए लड़ेगा, बिहार की प्रतिष्ठा के लिए लड़ेगा, बिहार का जो गौरवशाली परंपरा है, इतिहास है, उसके लिए लड़ेगा। और आज लड़ने के लिए तैयार है। यह है काराकाट के पूर्व विधायक राजेश्वर राज जी, जिनका कहना है कि जिस वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे थे, वो वर्ण व्यवस्था उस समय थी जब इस देश में राजा राज करते थे। आज हालांकि जो इनके द्वारा जो भी सफाई दी जा रही हो, लेकिन आज भी जातीय आधारित ऐसे काम है जिस आधार पर न केवल सीटों का बंटवारा होता है, बल्कि मंत्रिमंडल का जब गठन होता है उस समय विचार किया जाता है कि किसको मंत्री बनाया जाए और किसको नहीं बनाया जाए। इसका खमियाजा अभी बहुत से ऐसे विधायक हैं जिन्हें भुगतना पड़ा है। जो महागठबंधन की सरकार में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसमें कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें उम्मीद थी कि हमें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन जातीय आधार पर उन्हें दरकिनार कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से इनका कहना है कि भाजपा के द्वारा जातीय जो आधारित कार्यक्रम है उसे हटकर कार्य किया जा रहा है। अब देखना तो यह होगा कि जिस तरह से बिहार में अभी नीतीश कुमार लगातार हुंकार भर रहे हैं कि बिहार में भाजपा का अब नामो निशान नहीं रहेगा, उस हुंकार में कितना दम है और भाजपा बिहार में कितना सर्वाइव कर पाती है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।